हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ये हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन तो पढ़ लिया है आप लोगों ने, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज प्रोनाउन। तो शुरू करने जा रहे हैं हम प्रोनाउन। इसको आप अच्छे से समझें, ठीक है बच्चों। देखें प्रोनाउन क्या है, कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। कोई दे दिया गया प्रोनाउन तो हम कैसे पहचान पाएंगे किस प्रकार का प्रोनाउन है। आज इस चैप्टर में सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसको मन लगा करके अच्छे से देखिए और जो है कि इसको अपनी कॉपी में सब नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, देखिए हम शुरू करते हैं प्रोनाउन। देखें प्रोनाउन परिभाषा पहले हम देखते हैं प्रोनाउन की, किसे कहेंगे हम प्रोनाउन। तो देखो बच्चों, प्रोनाउन की परिभाषा क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन होता है यह किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल के लिए ही, शी, इट, दे, मी, ये सब सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। अब आइए देखते हैं हम प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से हैं। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। तो अभी देखें हम लोग 8 प्रकार के प्रोनाउन को पढ़ेंगे। कौन कौन से बच्चों? तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो इतने प्रकार के प्रोनाउन को हमें पढ़ना है और समझना है। तो देखें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है बच्चों, देखें पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। यह किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। यह किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति में पुरुष, स्त्री, पक्षी, जानवर, एनिमल, ये सब कुछ जो है कि इस व्यक्ति के अंतर्गत हम रखते हैं। तो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये प्रयोग किया जाएगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन को भी हम बात करें कि 3 कैटेगरी में है, जो है 3 कैटेगरी में इसको हम बांटते हैं जो है पर्सनल प्रोनाउन को। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। यू, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। जबकि ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्ष, दे, देम, देयर, देयर्स, इट, इट्स, ये सारे प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। और इसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में जो है हम लोग अगले क्लास में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और इसको यूज इसका समझेंगे कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे प्रोनाउन जो है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं और ये प्रयोग किए जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा और आप यहाँ पे जान लें कि पर्सनल प्रोनाउन में ही जैसे कोई संबंध बताता है प्रोनाउन, किसी प्रोनाउन का, जैसे कह सकते हैं कि यह प्रोनाउन जो होता है कह सकते हैं कि अपने से ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं समझा दूँ तब बहुत अच्छा रहेगा, केवल समझ लें आप। देखिए इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। है तो आपका पर्सनल प्रोनाउन ही, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में से जैसे कोई संबंध प्रकट करने वाले प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जैसे देखें माइन, योर्स, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, हिज, ये सब प्रोनाउन का जो है आपके प्रयोग में आएंगे कैसे, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में आएंगे। जैसे हम कह दें कि दिस काइट इज हिज, दिस काइट इज हिज। देखिए हिज की बात हो रही है काइट पे, तो हम कह सकते हैं कि संबंध प्रकट हो रहा है तो हिज को हम किस में रख देंगे, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में रख देंगे। है बच्चों, और कहते हैं कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज
माइन। तो माइन का मतलब मेरा, यह जो है बुक हमारी है, मेरी है, तो यहाँ पे संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए दिस बुक इज़ माइन, तो इसको कह सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये सब जो प्रोनाउन है, माइन, योर, सर, इट, इट्स, आवर्स, हेयर्स, तो ध्यान रखिएगा कि इसको हम रख देंगे किसमें, पॉजेसिव प्रोनाउन में। और इसका डिटेल जो है हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन और क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब में जो है जब हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर का जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से जो है समझें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ इट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में ये पहचान है, आप समझें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में हमेशा सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। देखिए सेल्फ तो सिंगुलर में हो गया, और आप प्रोनाउन में पढ़े होंगे पहले कि इसका प्लूरल बनाते समय एफ को हटा करके क्या कर देते हैं, तो VES लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेल्फ या सेल्फ लगा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में। ठीक है, तो इसका सिंगुलर में हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल में सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये सब जो है कैसे प्रोनाउन हो जाएंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे देखें आई शैल डू द वर्क माई सेल्फ, द गर्ल्स प्लेड देम सेल्फ, तो ये लगा हुआ है सेल्फ और सेल्फ, तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और ये प्रोनाउन हमेशा अंत में आएंगे, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ आएंगे, हमेशा वाक्य के अंत में आएंगे। आगे देखें, इसी से मिलता जुलता एक और प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे हम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। तो व्हेन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट टू ले एम्फेसिस ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट दे आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस। तो देखें इसमें भी सेल्फ या सेल्फ लगा होता है बच्चों। तो ये दोनों प्रोनाउन बहुत अच्छे से आप समझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अच्छे से समझें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन ये दोनों में सेल्फ और सेल्फ्स लगा होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है बच्चों कि इसमें देखें एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि सेल्फ या सेल्फ का प्रयोग जो है दबाव या जोर डालने के लिए होता है, और लेकिन पहचान इसका कह सकते हैं कि यह प्रायः कर्ता के बाद आता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। कौन, एम्फैटिक प्रोनाउन। यही आपको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको। अभी हमने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ या सेल्फ वाले शब्द हैं वो कहाँ पे आएंगे, वो लास्ट में आएंगे, वाक्य के अंत में आएंगे। जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होगा कि ये सब्जेक्ट के बाद आएगा। सब्जेक्ट कहाँ आता है, वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है कि ये आ जाएगा। तो यही आपको पहचान करना है। ठीक है बच्चों, जैसे शी हर सेल्फ कम टू मी, देखिए सी सब्जेक्ट है, इसके बाद हर सेल्फ आ गया। शी हर सेल्फ कम्स टू मी, दे देम सेल्फ वेंट दे देम सेल्फ वेंट देयर। तो हम कह सकते हैं कि दे सब्जेक्ट है, इसके बाद देम सेल्फ आ गया। तो ये दोनों में यही अंतर है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पे आएगा, तो कहेंगे वाक्य के अंत में आएगा। ठीक है बच्चों, एम्फैटिक प्रोनाउन कहाँ आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये दोनों में बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूज ना होना है आप, क्योंकि दोनों में सेल्फ और सेल्फ लगा हुआ है। एक बार थोड़ा सा दोनों में हम टैली कर लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन देख रहे हैं बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखिए जैसे एक सेंटेंस है कि शी
डिड इट हरसेल्फ, सी डिड इट हरसेल्फ। अब अगर पूछें कि ये कौन सा प्रोनाउन है इसमें प्रयोग हुआ है, सी डिड इट हरसेल्फ, तो आप कहेंगे कि सर हरसेल्फ लास्ट में आया है इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, बिल्कुल। और यही हम कह दें कि शी हरसेल्फ डिड इट, सी हरसेल्फ डिड इट। अब देखिए सी सब्जेक्ट के बाद जो है हरसेल्फ आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है बच्चों, तो सी हरसेल्फ डिड इट एम्फेटिक प्रोनाउन। इसी प्रकार से और देखें, आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यही हम कह दें कि आई माई सेल्फ डिड इट, तो इसको आप क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। ही डज इट हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यही एम्फेटिव प्रोनाउन हम कहें तो ही हिमसेल्फ डज इट। तो मुझे आशा है कि ये दोनों प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, अच्छे से आप समझ गए होंगे और आप पहचान जाएंगे। अब अगली बात हम करें रिलेटिव प्रोनाउन की। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और कॉल्ड हु, whom, that, which और some of relative pronouns। तो यह सर्वनाम जो होता है अपने से पहले आई हुई संज्ञा के संबंध प्रकट करता है। जैसे आई नो द बॉय हु कम्स हियर, देखिए बॉय के लिए हु आ गया है ना, तो ये दो फ्रेज या दो क्लास को जोड़ता है। और ये जोड़ने वाले शब्द जो होंगे ये इंट्रोगेटिव वर्ड ही होंगे, जैसे व्हाट, विच, हु, हुज, ये होम, ये सारे शब्द जो आएंगे। लेकिन ध्यान देना है कि ये दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, दो क्लास या दो फ्रेज होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो आई नो द बॉय हु कम्स हियर, देखिए हु कम्स हियर, तो हु यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि रिलेशन किससे बता रहा है, बॉय से, बॉय से संबंध बता रहा है हो। दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, यहाँ पे विच संबंध बता रहा है किससे, पेन से, तो ये क्या हो गया बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बॉय हुम आई हेल्प्ड, यहाँ बॉय का संबंध हुम से है, बॉय के लिए हुम आया है, तो दिस इज द बॉय हुम आई हेल्प्ड, तो यहाँ पे हुम शब्द क्या हो गया, तो हम कहेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, व्हाट, व्हेन, विच, ये सब आएगा, लेकिन जो है ये दो क्लास या फ्रेज को जोड़ेगा। अब इसी से मिलता जुलता अगला प्रोनाउन जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, तो जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन वर्ड होंगे, हु, व्हाट, विच, हुम, व्हेन, वेयर, ये सारे जो है क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, ये आएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। लेकिन आप कहेंगे सर इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन में भी तो यही आए थे, यही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन में भी आ रहे थे, यही वर्ड जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आ रहे हैं। तो यही तो हमें दोनों में अंतर करना है, पहचान करना है कि कहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा और कहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा। देखिए बच्चों, दोनों में ये पहचान देख लें पहले। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, फिर हम अंतर देखेंगे। तो हु इज़ योर ब्रदर, हु इज़ योर ब्रदर, देखिए हु यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग हो रहा है, हु इज योर ब्रदर, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। तो ये हु, व्हाट, वेयर, ये जो शब्द आए हुए हैं क्या हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जबकि इसके पहले ये शब्द आए हुए थे रिलेटिव प्रोनाउन में भी। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है और इसको हम कैसे पहचान करेंगे। तो हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अंतर और इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहला अंतर देखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड, ये सब जो व्हाट, विच, वेयर, हु, ये सब आ रहे हैं वाक्य के बीच में आते हैं, अर्थात दो क्लॉज या दो फ्रेज को जोड़ने में आते हैं। हाँ, तो कह सकते हैं कि वाक्य के बीच में आएंगे, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में ही आएंगे। ठीक है बच्चों, और हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन में,
तो रिलेटिव प्रोनाउन में दूसरा हम अंतर देखें रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब अवश्य आता है। तो इससे भी पहचान लीजिएगा, देख लीजिए दोनों में। जैसे व्हाट इज कर दें, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। एक अंतर और देख लें कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा उसके वाक्य के अंत में जो है लास्ट में जो है आपको फुल स्टॉप लगा होगा, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो इससे भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। और 6 देखें, छठा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठवां प्रोनाउन जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस ये समझ लें कि दिस, दैट, दीज, दोज ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर टू पीपल और थिंग्स इन रिलेशनशिप टू ए स्पीकर। ये सर्वनाम किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे दिस, दैट, ये हमने बताया आपको, दिस इज माई पेन, दीज आर गुड बुक्स, दैट इज हॉर्स, दोज आर माई टेबल्स। तो यहाँ पे दिस, दीज, दैट, दोज ये सब जो है इसको हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब भी आता है, इससे भी ध्यान रख सकते हैं। और हम बात करेंगे 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे हम कह सकते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन को क्या कहेंगे हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे तो वे प्रोनाउन जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या प्रकट नहीं होती उनको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। कोई निश्चित पता नहीं चलता कितने लोग हैं, जैसे ऑल, सम, नोबडी, अदर्स, एवरीवन, ये सब क्या है भाई, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे ऑल आर ऑनेस्ट, सभी लोग ईमानदार हैं, तो सभी लोग में पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं, तो इसलिए ऑल क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसी प्रकार से समवन इज लुकिंग फॉर समथिंग, नोबडी कम हियर, नोबडी कम हियर, तो नोबडी, समवन, ऑल ये सब क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गए इनडेफिनिट प्रोनाउन। और हम बात करते हैं लास्ट प्रोनाउन की, तो लास्ट प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। तो यह प्रोनाउन जो बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक के लिए प्रयोग होता है, रहेंगे बहुत सारे लोग लेकिन केवल एक के लिए प्रयोग होगा, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, आइदर, नाइदर ये सब होते हैं, ठीक बच्चों। जैसे ईच ऑफ अस विल हैव ए न्यू साइकिल, आइदर ऑफ दिस बॉयज कैन टेक दिस शर्ट। तो ईच, आइदर ये सब क्या हो गए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए। तो ये हो गए बच्चों प्रोनाउन। और मैं अब ये आशा करता हूँ कि ये प्रोनाउन का चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, सभी प्रोनाउन को पहचानने का प्रयास कीजिएगा। आपके किताब के अंत में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में वो सारे एक्सरसाइज मैं कराऊँगा, जो भी आपकी किताब में दिया गया वो मैं कराऊँगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीधे मुझसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोई भी समस्या हो तो करिएगा। ओके, थैंक यू।